जो बीएड के कुछ विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के लिए सेकेंड यूनिट में प्रतिमान सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं को ध्यान में रख करके कि उन लोगों का शिक्षण या उन लोगों की शिक्षा बाधित न हो, इसलिए हमने ये कोशिश किया है कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप सब तक वह सामग्री पहुंचाने की कोशिश करें जिससे हमारे सारे विद्यार्थियों को यह लाभ प्राप्त हो जाए। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि हम प्रतिमान शब्द को आज पढ़ेंगे इस यूनिट में कि प्रतिमान किसे कहते हैं, प्रतिमान क्या है, उसके लाभ क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, अथवा उनके जो मूलभूत कुछ तत्व हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि प्रतिमान शब्द का तात्पर्य यह देखने को मिलता है अथवा प्रतिमान शब्द कहने से दिमाग में, मस्तिष्क में 3 प्रकार की बातें सामने आती हैं। उसमें जो 3 प्रकार की बातें आती हैं सामने, उसमें पहला यह होता है कि जब हम किसी भी प्रतिमान की बात करते हैं तो प्रतिमान का इंग्लिश में, आंग्ल भाषा में मॉडल अर्थ जाना जाता है और मॉडल शब्द का तात्पर्य यह है, अब मॉडल शब्द का तात्पर्य यह है कि जैसे हम किसी बड़े आकार की चीज को कक्षा में ला करके प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो कक्षा में ला करके प्रस्तुत करना चाहते हैं तो जैसे अक्षरधाम है, उस अक्षरधाम का एक छोटा सा नमूना ला करके हम विद्यार्थियों को उसके आधार पर पढ़ा सकते हैं और यह बता सकते हैं छोटे से उसके स्वरूप को दिखा करके कि वह किस तरह से है। तो पहला ध्यान जो आता है वह यह आता है कि किसी बड़ी विषय वस्तु का हम उसको छोटे आकार में, छोटे स्वरूप में विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं, विद्यार्थियों को उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा यह है कि प्रतिमान शब्द का अर्थ जो समझ में आता है वह यह आता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई मॉडल होता है, एक आदर्श होता है और चाहे वह राजनेता हो, चाहे वह कोई भी विशिष्ट महापुरुष हो, उसी का अनुसरण करते हुए विद्यार्थी अथवा कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करते हैं। जैसे कोई एक अध्यापक है, वह अध्यापक है तो विद्यार्थियों के लिए वह रोल मॉडल है, वह उसका एक मॉडल है, वह उसी का अनुसरण करता है और उसके जो सही रास्ते हैं जिस पर वह चला है उसको लोग फॉलो करते हैं, उसके हाव भाव को फॉलो करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति को, उसके व्यक्तित्व को और उसके विभिन्न पहलुओं का ध्यान रख करके लोग उसके अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो अभिनेत्री और अभिनेता का भी लोग अपने जीवन में आदर्श के रूप में रख रहे हैं और उन्हीं के अनुसार वह अपनी जीवन की शैली भी बना रहे हैं। तो 2 प्रकार से प्रतिमान शब्द को के अर्थ को जाना जा रहा है। तीसरे प्रतिमान शब्द का तात्पर्य जो है, जिसको हम समझना चाहते हैं, उसका तात्पर्य है कि किसी कार्य को जब हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, बड़े कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो उसके पहले हम एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं, एक छोटा सा नक्शा बनाते हैं। तो उस नक्शे के आधार पर, उस मैप के आधार पर हम बड़ी चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बड़ी चीजों को पहले न बना करके छोटी चीजों को यह समझ लें कि इसमें क्या तत्व लगेगा, कौन सा निर्देशन देना है, किस तरह की चीजों का इसमें मिश्रण करना है, या अध्यापन कार्य में हम किन किन विधियों, प्रविधियों और तकनीकों का उपयोग करना है मुझे,
इसलिए सबसे पहले हम एक प्रारूप बना लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं, उसके आधार पे हम मॉडल को समझ सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम मॉडल को समझ रहे हैं, प्रतिमान को समझ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब मॉडल शब्द का ये मूल जो अर्थ है वह यह है कि यह देखने में तो नकली लगता है, लेकिन यह किसी चीज की नकल की हुई है, परंतु वह देखने में वास्तविक लगती है, तो इसको हम मॉडल कहते हैं। वस्तु का वह रूप जो नकल होते हुए भी वास्तविकता का आभास कराता है, उसे हम मॉडल कहते हैं। और जब हम मॉडल के आधार पर पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के आधार पर यह जाना जा सकता है कि मॉडल की अपनी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जब हम मॉडल से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्रतिमान से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। यह बात अलग है कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक मनुष्य का अलग अलग प्रतिमान है, अलग अलग मॉडल है। लेकिन प्रतिमान शब्द को यह भी कहा जा सकता है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने भी अपने अपने प्रतिमान डेवलप किए हैं, अपने अपने प्रतिमानों का विकास किया है। वह इसलिए विकास किया है कि उन प्रतिमानों के आधार पर विद्यार्थी किसी कठिन विषय वस्तु को आसानी से समझ सके, इसलिए उन्होंने विषय वस्तु से संदर्भित या किसी ऐसे तथ्यों से संबंधित प्रतिमान बनाए हैं जो विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इसकी विशेषता है तो इन विशेषताओं के तहत हम ये देखते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति का कुछ अपना लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में मॉडल प्रतिमान सहायक होते हैं। कैसे सहायक होते हैं? जब एक विद्यार्थी अध्ययन कार्य करता है तो उसका अपना लक्ष्य होता है। अध्यापक कोई कार्य करता है तो अध्यापक का भी एक लक्ष्य होता है। विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि उस विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर ले और उसका व्यावहारिक ज्ञान भी, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर ले, उसका यह लक्ष्य होता है। वह अपने जीवन में कुछ सीख जाए। अध्यापक का यह लक्ष्य होता है अध्यापन कार्य करते वक्त कि हम जो चीज पढ़ा रहे हैं, जिस चीज को विद्यार्थी को जरूरत है वह विद्यार्थी तक पहुंच जाए, तब यह लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है। इसलिए दोनों का, विद्यार्थी का भी अपना लक्ष्य होता है और अध्यापक का भी अपना एक लक्ष्य होता है। तो इस अध्यापक और विद्यार्थी के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिमान है, उस प्रतिमान की कुछ विशेषताएं भी हैं। उन विशेषताओं के तहत सबसे पहली बात ये आती है कि लक्ष्य की प्राप्ति में यह सहायक होता है कि आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में प्रतिमान आपको सहायता प्रदान करते हैं कि अगर आपका रास्ता कठिन है तो उस कठिन रास्ते में थोड़ी सी सरलता से प्रतिमान आपकी मदद कर देते हैं और फिर आप लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। और जब हम प्रतिमान की विशेषता की बात करते हैं तो यह पाठ्यक्रम को एक नया स्वरूप प्रदान करता है कि किस तरह से विद्यार्थियों तक पहुंचाने की, उसकी विद्यार्थी की योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके आधार पे हम पाठ्यक्रम का पाठ्य स्वरूप जो है उसको निर्धारित करते हैं। उसके बाद जब हम प्रतिमान से पढ़ाते हैं और उसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो यह बात आती है कि प्रतिमान से विद्यार्थियों के व्यवहार में भी परिवर्तन आते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह का प्रतिमान होगा, जितना भी ऊर्जादायक और जितना प्रेरणादायक प्रतिमान होगा, उसी के आधार पर ही विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। और उसके बाद प्रतिमान विद्यार्थियों की उपलब्धियों को भी बढ़ाते हैं। क्यों? कैसे बढ़ाते हैं? इसलिए बढ़ाते हैं कि प्रतिमान के आधार पर जब आप अध्ययन करते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं, तो विद्यार्थियों को सरल लगता है और उस सरलता के आधार पे उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है और वह जो चीज सीखना चाहते हैं प्रतिमान के आधार पे वह शीघ्रतया सीख लेते हैं। उसके बाद कुछ इसके लाभ भी हैं कि हम प्रतिमान का प्रयोग करेंगे तो किस तरह हमको लाभ प्राप्ति होगी। और किसी भी विषय वस्तु को जब हम पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमको कुछ न कुछ उस लाभ की प्राप्ति होती है।
तो लाभ की प्राप्ति में कि जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है आसानी से, यह भी एक लाभ है। और जब हम प्रतिमान के आधार पे पढ़ते या पढ़ाते हैं तो आंकड़ों का संग्रहण कर लेते हैं, तथ्यों का संग्रहण कर लेते हैं, और उसके बाद उनको हम वर्गीकरण कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, और कि कहाँ पर किस विषय वस्तु की आवश्यकता है, कहाँ पर कौन सी विधि की आवश्यकता है, इस आधार पर हम उनको वर्गीकरण कर लेते हैं और उसके बाद हम उसकी व्याख्या करते हैं। तो इससे भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। दूसरी बात ये कि जब भी हम प्रतिमान के आधार पर अध्यापन कार्य करते हैं तो विद्यार्थी नया नया मॉडल देखते हैं, नई नई चीजें उनके सामने आती हैं, तो उनको देखने के बाद विद्यार्थियों के मन में यह बात आती है कि बड़ा रुचिदायक है, बड़ा आनंददायक है, कि उनको मनोरंजन की प्राप्ति होती है, और वो रुचि के साथ साथ ही वो सारी की सारी बातें, सारी की सारी विषय वस्तुओं को सीख लेते हैं। तो इसलिए रुचि का भी उत्पादन होता है इसमें, और विद्यार्थियों को इससे लाभ की प्राप्ति होती है। कुछ इसके जो मूल तत्व हैं, मूल तत्व का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रक्रिया के, किसी भी विषय वस्तु के कुछ न कुछ मूल तत्व होते हैं। वो मूल तत्व ये है कि जैसे हम प्रतिमान की बात कर रहे हैं तो प्रतिमान के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण मूल तत्व हैं, जैसे संरचना है, लक्ष्य और उद्देश्य है, और उसकी सहायक प्रणाली क्या है, और सामाजिक प्रणाली क्या है, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और लास्ट में अंतिम में प्रयोग और उसका मूल्यांकन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संरचना की, कि प्रतिमान की संरचना की जब हम बात करते हैं तो हम प्रतिमान की संरचना में सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि हम रूपरेखा का निर्माण करते हैं। और वैसे भी जब भी हम किसी भी विषय वस्तु का निर्माण करते हैं या किसी भी चीज का निर्माण करते हैं तो हम सबसे पहले 3 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहली योजना होती है, सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेस में लाते हैं कि वह किस तरह से उसका क्रियान्वयन होगा, और क्रियान्वयन जितने अच्छे तरीके से हम प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे, उसके तहत उसी के आधार पे उतनी ही अच्छे तरीके से यदि हम क्रियान्वयन करते हैं तो हमारी जो योजना है वह सिद्ध होती है। और उसी के आधार पर जो हम प्लान बनाते हैं, जो योजना बनाते हैं, उसी के आधार पर क्रियान्वयन करते हैं, और क्रियान्वयन अच्छी तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है इसके लिए हम लास्ट में मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन के आधार पर यह पता चल जाता है कि हमारी योजना कैसी रही, हमारा क्रियान्वयन कैसा रहा, और हम योजना में जिन जिन उद्देश्यों को रखे थे उन उद्देश्यों की प्राप्ति विद्यार्थियों तक हो रही है या नहीं हो रही है, हम मूल्यांकन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी बात है कि जब हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना में हम रूपरेखा का निर्माण करते हैं, उसका क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण करते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पर रखनी है, कौन सी विधि रखनी है, कौन सी प्रविधि रखनी है। हम एक ढांचा बना लेते हैं, एक रूपरेखा बना लेते हैं। उसके आधार पर ही हम सबसे पहले जब प्रतिमान का प्रयोग करते हैं तो हम संरचना में इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह किस तरह से उसका निर्माण होगा, किस तरह से उसकी रूपरेखा का निर्माण किया जाता है। उसके बाद हम लक्ष्य की ओर जाते हैं। लक्ष्य हमारा कैसा होना चाहिए? लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि विद्यार्थियों की आवश्यकता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी रुचि क्या है, उनकी क्षमता क्या है। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, लक्ष्य तैयार करते हैं कि जैसे विद्यार्थी की योग्यता क्या है उसी के आधार पे इस विद्यार्थी को इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए हम उसमें सबसे पहले उसका निर्णय करते हैं, उसका प्लान बनाते हैं। और दूसरी बात ये कि हम निर्धारण ये करते हैं कि हम कौन से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, कौन से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इस बात का हम ध्यान रखते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली में क्या है? सहायक प्रणाली का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षण की नीतियां हैं, हम उन शिक्षण की नीतियों की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो सहायक प्रणाली का मतलब यह है कि अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य जो गतिविधियां चल रही हैं उन गतिविधियों में सहायक कौन क्या हो सकता है, हम किस तकनीकी का उपयोग कर सकते हैं कि हमारा शिक्षण बहुत अच्छा हो।
और दूसरी बात एक और कि जो सपोर्ट सिस्टम है कि हम अपने शिक्षण को अध्यापन कार्य को अच्छी तरीके से करें, उस अच्छे तरीके से करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी तकनीकी सुविधाएं क्या हैं, हमारी प्रोसेस कैसे चल रही है, कितने अच्छे तरीके से चल रही है, कौन सी विधि है, कौन सी प्रविधि है, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। और सहायक चीज़ें उसे कहते हैं कि अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य जो विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सहायक होती हैं, वह हम सहायक चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं। उसके बाद एक सामाजिक प्रणाली भी आती है। सामाजिक प्रणाली क्या है? सामाजिक प्रणाली में हम अध्यापक और विद्यार्थी की जो भूमिका है उसको अच्छे तरीके से स्पष्ट करता है कि अध्यापक की भूमिका क्या है, विद्यार्थी की भूमिका क्या है, उनके अंतर संबंध क्या है। उनके अंतर संबंध का मतलब यह है कि उसकी सामाजिक प्रणाली का तात्पर्य है कि विद्यार्थी का व्यवहार अध्यापक के प्रति क्लास में कैसा है, बाहर कैसा है, अध्यापक का व्यवहार विद्यार्थी के प्रति क्लास में कैसा है, बाहर कैसा है। तो सामाजिक प्रणाली इस पर निर्भर करती है कि उनके अंतर संबंध कैसे हैं। उसके बाद प्रतिक्रिया का सिद्धांत आता है। प्रतिक्रिया का सिद्धांत यह है कि जो विद्यार्थियों की अनुक्रिया है, अब अनुक्रिया क्या है, व्यवहार की जो छोटी इकाई होती है उसे हम अनुक्रिया कहते हैं। तो व्यवहार की छोटी इकाई को अनुक्रिया कहते हैं और इस अनुक्रिया का जो शिक्षण की प्रतिक्रिया है उससे बहुत अच्छा संबंध है। हम जितने अच्छे तरीके से अनुक्रिया करेंगे उतने अच्छे तरीके से धीरे धीरे व्यवहार में परिष्कार होता है, व्यवहार परिनिष्ठित होता है। और दूसरी बात ये कि विद्यार्थियों की अनुक्रिया, आप जितने अच्छे तरीके से विषय वस्तु को पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, विद्यार्थी जितने अच्छे तरीके से उसको समझेंगे उसी के आधार पे ही वह अनुक्रिया करेगा। और जब अनुक्रिया करेगा तो फिर प्रतिक्रिया के रूप में आप रिफ्लेक्शन क्या होता है इस बात का ध्यान आप रखते हैं। और क्रिया और प्रतिक्रिया का भी ध्यान रखते हैं। क्रिया क्या है? जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो किसी कार्य को कर रहे हैं, करने के बाद विद्यार्थियों तक वह ज्ञान पहुंचा और विद्यार्थियों के पास ज्ञान पहुंचने के बाद विद्यार्थी प्रतिक्रिया क्या देते हैं, प्रतिक्रिया क्या करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रतिक्रिया। और क्रिया कहते हैं कार्य को करना। किसी कार्य को करने के बाद जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो विद्यार्थी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसको हम ध्यान में रखते हैं। और अध्यापक और विद्यार्थी जब भी प्रतिमान का प्रयोग करते हैं तो उसमें सक्रियता होना आवश्यक है। यदि सक्रियता नहीं होगी तो अध्यापन नीरस हो जाएगा। यह बात अलग है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के आधार पे, वह उनके कौशलों के आधार पे, उनके हाव भाव के आधार पे, उनके व्यक्तित्व के आधार पे वह यह जान लेता है, कोशिश करता है, विद्यार्थियों के स्तर को जान लेता है कि हमारे विद्यार्थी का क्या स्तर है। उस स्तर से यह ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि हम विद्यार्थी को किस लेवल की सामग्री उपलब्ध कराएंगे तो विद्यार्थी शीघ्र ही समझ जाएगा। और फिर लास्ट में प्रयोग और मूल्यांकन होता है। जब हम प्रतिमान का प्रयोग करते हैं तो इन सारी प्रक्रियाओं के तहत लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं कि हम किस तरह से प्रतिमान का प्रयोग किए और प्रतिमान के प्रयोग करने से विद्यार्थियों को लाभ क्या हुआ। उस लाभ की प्राप्ति के लिए, लाभ को जानने के लिए आप क्या करते हैं, विद्यार्थियों से टेस्ट लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं या कुछ लिखवा लेते हैं या उनसे खड़े होकर के कुछ प्रश्नों का जवाब आप प्राप्त कर लेते हैं। उसके आधार पर आप ये तय कर लेते हैं कि जो हम प्रतिमान पढ़ाए हैं प्रतिमान के माध्यम से, उससे विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति हुई अथवा नहीं हुई। लेकिन प्रतिमान का प्रयोग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतिमान ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप क्लास में ला करके रख दें, क्योंकि जिस विद्यार्थियों के अनुरूप जो विद्यार्थियों का स्तर है, उनकी योग्यता है, उनकी क्षमता है, उसी के आधार पर ही प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर विद्यार्थियों का स्तर कम है और प्रतिमान का स्तर ज़्यादा ऊंचा है, तो हाई लेवल का है, तो विद्यार्थी जल्दी समझ नहीं पाते।
इसलिए विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार ही विषय वस्तु में जहाँ पर कठिनाई समझ में आती है, वहाँ पर हम जब प्रतिमान दिखाते हैं, वहाँ पर जब हम प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि विद्यार्थियों को शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और बड़ी सरलता के साथ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब हम चित्र का प्रयोग करते हैं, मॉडल का प्रयोग करते हैं, तो हम इसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ पर विद्यार्थियों को कठिनाई आ रही है, उस कठिनाई वाले कंटेंट पे, कठिनाई वाली विषय वस्तु पर ही हम मॉडल और चार्ट बनाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा कि जहाँ पर कठिनाई है उसको विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रतिमान के संदर्भ में थी, और इस प्रतिमान अलग अलग वैज्ञानिकों के, अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों के भी प्रतिमान हैं। उनके प्रतिमान के आधार पर भी हमारा शिक्षण बहुत ही सरलता से हो जाता है और विद्यार्थियों को भी शीघ्र ही समझ में आ जाता है। तो प्रतिमान के संदर्भ में कुछ ये महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी शेष प्रतिमान के प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकारों का किस प्रकार से, कौन से प्रतिमान का कहाँ पर उपयोग होता है, अगली क्लास में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बंद कर दीजिए।